स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और अपने अपने कार्यों को भली भांति कर रहे होंगे, चाहे वो स्कूल का वर्क हो, चाहे क्लास वर्क हो या फिर मम्मी के दिए गए छोटे मोटे कार्य। आप अपनी मम्मी की हेल्प भी किया कीजिए, क्योंकि छोटे मोटे कार्य भी हमें रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए काम काज भी करने होंगे। कहते हैं ना, आपको पता है ना कि यदि किसी मशीन को भी एक जगह रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है, और हम यदि हाथ पैरों को नहीं चलाएंगे, एक्सरसाइज आदि नहीं करेंगे तो हमें आलस्य जैसी जंग लग जाएगी। तो उस आलस्य जैसी जंग से खुद को रखना है दूर और बनाए रखना है हमेशा तरोताजा। इसके लिए टाइम टेबल अर्थात जो दिनचर्या है उसमें एक तरह का आपको पॉजिटिव परिवर्तन लाना होगा, पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे। सही समय पर उठना है, सही समय पर सोना है, समय समय पर काम करना है, सही समय पर। कबीरदास जी का दोहा हमेशा याद रखिए, क्या था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, भाई पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कार्य को टालना तो नहीं है, समय के साथ चलना है, समय से पहले करना है हर एक काम, ताकि कभी भी हमारा जो इतना सा काम है वो इतना जाकर हमारे सिर का बोझ ना बन जाए। क्योंकि मान लीजिए यदि हमने आज का काम आज नहीं किया, कल कर लेंगे, तो कल दूसरा काम आ जाएगा। जब हम आज इतना नहीं कर पाए तो कल इतना कैसे कर पाएंगे। इसलिए समय पर अपने आप को पंक्चुअल रखना है और काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं मैग्नेट ब्रेन्स भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं, जो आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री प्रोवाइड होते हैं। यहां पर हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं और ना ही कभी फ्यूचर में करेंगे। तो अपने मस्तिष्क को एकदम ओपनली रखिए और एकदम फ्री माइंड में वीडियोस देखिए और 100% कंसंट्रेशन के साथ हर एक विषय के वीडियोस देखिए। हर एक वीडियो आपको बेस्ट मिलेगा और आपकी हर एक जिज्ञासा, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरियोसिटी आती है, उनका समाधान आपको वीडियो को देखकर मिल ही जाएगा। ये मैं बात इसलिए कहती हूं क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं, या जो करते हैं वही कहते हैं। यूं ही बातें नहीं करते हैं, हमारी बातें हैं हमारा काम, और ये मिलता है आपके रिस्पॉन्सेस से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखते हुए चलिए आ जाइए मेरे साथ। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला चैप्टर के करने वाले हैं एनसीईआरटी समाधान। प्रीवियस वीडियो आपने देख लिया होगा, जान चुके हैं उस बारे में कि क्या कहानी थी, लेखक यशपाल जी ने क्या बताया है कि अधिकार किस पर किसका होता है, क्या दुखी होने का अधिकार भी किसी को नहीं है, या फिर गरीबी और अमीरी, ये जो ऐसे मतलब दो समाज में ऐसे वर्ग भेद हैं जिनके आधार पर अमीर हमेशा अमीर बनता जाता है और गरीब को पता नहीं वो क्या समझने लगता है। जहां पर गरीब को 2 वक्त खाने को भी सही से भोजन नहीं मिलता है, वहीं अमीरों के घर में यूं ही फिक जाता है अनाज। तो अब देखने वाली बात यह है कि समाज में जो लोग हैं या हम सामाजिक जो प्राणी हैं, क्या हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं या संवेदना है वो मर चुकी हैं? क्यों? क्योंकि यशपाल जी ने इस पाठ के माध्यम से यही तो बताया है कि एक तरफ वो वृद्धा, एकदम जो वृद्धा महिला थी, निर्धन महिला थी, वो अपनी बेटी की मृत्यु के बाद जब फल बेचने जाती है तो लोग उसको ताने देते हैं, सहानुभूति के स्थान पर उसको ताने की बौछार बरसा देते हैं। वहीं पर एक संपन्न या संभ्रांत महिला के घर में ऐसी कुछ दुर्घटना घट जाती है तो लोग उसके घर में सांत्वना देने पहुंचते हैं, 2.5 महीने तक उसकी देखरेख करते हैं। उसकी देखरेख करते हैं या धन दौलत की देखरेख करते हैं? आखिर व्यक्ति के मन में धन, दौलत, यश, इसके प्रति इतना लालच क्यों है? क्यों व्यक्ति धन, दौलत या संपन्नता देखकर सब कुछ भूलकर बस अनुयायी बन जाता है? क्या उसके अंदर भावनाएं नहीं है? क्या उसके मन में ममता, दया, करुणा, इस तरह की भावनाओं का अंत हो चुका है? सिर्फ मनुष्य एक पुतला बनकर ही यहां वहां घूम रहा है, जो धन दौलत का कठपुतली हो गई है? क्या इस तरह से उसकी आत्मा एकदम मर चुकी है? यशपाल जी ने यही बताने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से। तो इसी कहानी के प्रश्नोत्तर हम अभी करने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखा है। हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और उत्तर भी आप ही दीजिएगा। ओके, चलिए आ जाइए, एक बार पुनः स्वागत करती हूं आपका।
पहला प्रश्न है मौखिक। देखिए इस वीडियो में मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, आशय स्पष्ट सब कुछ हम डिटेल में करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कोई भी प्रश्न स्किप ना हो जाए। यदि एक भी प्रश्न स्किप हुआ तो फिर आप जब पढ़ेंगे या परीक्षा में वही प्रश्न आ गया तो आप कहेंगे ओहो लाली मैडम ने ये प्रश्न तो पढ़ाया नहीं। अरे बच्चे, लाली मैडम सारे प्रश्न पढ़ा रही, बस आप मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? या दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं, क्या हमारी जो विचारधारा है किसी की पोशाक के आधार पर निर्भर करती है, या हमारा जो व्यवहार है पोशाक देखकर निर्भर करता है? आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उसकी अमीरी गरीबी की श्रेणी का भी पता चलता है। पोशाक को देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है। यदि पोशाक अच्छी है तो हमें लगता है बड़े वाले हैं, चलो इनसे थोड़ा व्यवहार बना लिया जाए, क्योंकि आजकल लोग व्यवसायी हो गए हैं, अर्थात व्यवहारिक ना होकर व्यवसायिक हो गए हैं। जहां पर मुनाफा अधिक दिखता है वहीं पर अपने जो फूल रूपी शब्द हैं वो टपकाने लगते हैं या झड़ाने लगते हैं। अगला प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? याद कीजिए, जो वृद्धा फुटपाथ पर खरबूजे लेकर बैठी थी उससे खरबूजे क्यों नहीं खरीदे जा रहे थे? क्यों? क्योंकि उसके बेटे की अभी अभी मृत्यु हुई थी। सब लोग सोच रहे थे अरे जिसके घर में मृत्यु होती है उसको सूतक या छुआछूत जैसा माना जाता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह घुटनों में सिर गड़ाए मतलब फपक फपक कर रो रही थी, और इसके बेटे की मृत्यु के कारण लगे सूतक के कारण लोग इससे खरबूजे नहीं ले रहे थे, उसकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। खरबूजे की तो छोड़िए, उसको ताने दिए जा रहे थे कि अरे ये बेहया है, निष्ठुर है, बेटे की मृत्यु हुई नहीं और आ गई फल बेचने। इस तरह के उसको ताने भी दिए जा रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक के मन में क्या भावना उत्पन्न हुई? सहानुभूति की भावना प्रकट हुई, तभी तो इस तरह की रचना लेखक ने कर डाली। उस स्त्री को देखकर लेखक को उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई। उसे देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। वह नीचे झुककर उसकी अनुभूति को समझना चाहता था, तब उसकी पोशाक उसमें अड़चन बन गई। अब देखिए, पोशाक के बारे में फिर यहां पर लेखक ने कहा, वो थी एकदम गरीब और वृद्धा। वहीं लेखक अच्छे संपन्न परिवार से रखते थे। यहां पर लेखक ने स्वयं को रखकर यह बताने का प्रयास किया है कि जो धनी और संपन्न, जो अच्छी वेशभूषा में रहते हैं, वो किसी गरीब के कंधे पर हाथ रख नहीं सकते, अर्थात उसको सहानुभूति भी प्रकट नहीं कर सकते। सुनिए ध्यान से, यहां पर उसे देखकर लेखक का मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ, नीचे झुककर उसकी अनुभूति को समझना चाहते थे, तब उनकी पोशाक इसमें अड़चन बन गई। अर्थात वे अपने आप को उस वर्ग में शामिल कर रहे हैं जो हाई स्टेटस के लोग रहते हैं ना, कि अच्छा मैं कैसे झुकूं, कोई क्या कहेगा कि उस गरीब के लिए इतना बड़ा संपन्न व्यक्ति उसके सामने झुक रहा है, या कैसे, मतलब कैसे जाए उसके पास। तो ये पोशाक के माध्यम से व्यक्ति जो ऊंचा वर्ग है ना, एकदम बड़े स्टेटस जो समाज में है, उसकी ओर इशारा करना चाहता है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? याद है, खेत में टहल रहा था, सांप वहां पर था, अचानक से भूल से उसका पैर उस पर पड़ गया और सांप ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उस स्त्री का लड़का 23 बरस का था, युवक था। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेती करके परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह सुबह मुंह अंधेरे खेत में बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया। ठीक है, और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूक आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। नाम याद है ना, लड़के का नाम था भगवाना, और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं दे रहा था? सबको ये था ना कि यदि उधार इसको दिया तो वापस कहां से मिलेगा, क्योंकि इसके बेटे की तो मृत्यु हो गई। इसलिए लोग उसकी सहायता करने की तो छोड़िए बात, वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तो लोग उसको उधार भी नहीं दे रहे थे। इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत का इंसान ने कत्ल कर दिया।
ये क्या हो रहा है समाज में, ये क्या हो रहा है दुनिया में। अपने मन में सहानुभूति, इंसानियत की भावना को सबसे ऊपर रखने के स्थान पर उसे पैरों तले कुचल दिया गया। ये देख सकते हैं, उस बुढ़िया का बेटा मर चुका था। लोगों को पता था कि बुढ़िया को दिए उधार के लौटाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अब बुढ़िया को कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था। अब चलते हैं हम लिखित प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक, वेशभूषा, क्या वेशभूषा के आधार पर ही व्यवहार के तौर तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से ही होती है। यदि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिस तरह की वेशभूषा हमारी होगी, लोग उसी तरह से हमारे साथ रवैया अपनाएंगे। यह पोशाक ही मनुष्य को समाज में अधिकार दिलाती है, उसका दर्जा निश्चित होता है, जीवन के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यदि हम समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। हम यदि मन चाहता है कि हाँ उसकी सहायता करें, उसकी हेल्प करें, लेकिन लगता है नहीं नहीं, कोई क्या कहेगा, हम तो संभ्रांत हैं, हम तो संपन्न लोग हैं, इसलिए हम समाज की जो ऐसी ढकोसली या ढकोसले कहें या ढोंग कहें, उनके कारण हम अपने आप की इंसानियत को भी साइड में रख देते हैं। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोक रखती है। समझ में आया कि जब पतंग कट जाती है, जैसे ही पतंग कटती है, आपने देखा होगा ना, पतंग उड़ाते हैं आप, बताइएगा, जब पतंग कट जाती है क्या तुरंत वो जमीन में आ जाती है, गिर जाती है एकदम डायरेक्टली? नो ना कहीं वो उलझ जाती है, फंस जाती है, कभी कभार है कि वो एकदम धीरे धीरे चलकर जमीन पर आई हो। अब है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर व्यथा और दुखी का भाव उत्पन्न होता है, हमें उसके दुख का कारण जानने के लिए उसके समीप बैठने में हमारी पोशाक बंधन और अड़चन समझ में आती है। हमें लगता है कि कोई क्या सोचेगा, कि हम क्यों बैठे हैं, हम किसी गरीब की झोपड़ी में क्यों गए हैं, हम उसको दिलासा क्यों दे रहे हैं, और हम उस कारण से वहां जाते ही नहीं हैं। उत्तम पोशाक हमें नीचे झुकने नहीं देती, यह हमें अमीरी का बोध कराती हैं। मानव के बीच दूरियां बढ़ाने का काम पोशाक करती हैं। ये पोशाक ही नियमों का उल्लंघन करती हैं। यदि हम निचली श्रेणियों के दुख को कम करके उन्हें दिलासा देना चाहते हैं तो ये पोशाक उसके लिए अड़चन बन जाती हैं, हर्डल बन जाती हैं, और पोशाक अच्छी खासी होने के बाद हम उन लोगों की तरफ देखते तक नहीं हैं। नेक्स्ट है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? अभी चर्चा की। यस, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि उसकी पोशाक बाधा बन गई, रुकावट बन गई। जब उसने उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री को घुटनों पर सिर रखकर रोते देखा और बाजार में खड़े लोगों का उस स्त्री के संबंध में बातें करते देखा तो लेखक का मन दुखी हो उठा और कारण जानना चाहते हुए भी वह ऐसे नहीं कर पाया। यद्यपि व्यक्ति का मन दूसरों के दुख में दुखी होता है, परंतु पोशाक परिस्थितिवश उसे झुकने ही नहीं देती। ठीक है, आ रहा है ना समझ में कि किस तरह से पोशाक या जो दिखावटी प्रवृत्ति है वो चाहते हुए भी कभी कभी हमें वो कार्य नहीं करने देती जिस कार्य को करने के लिए हमारा दिल चाहता है, हृदय चाहता है, और मस्तिष्क उसको रोक देता है। अगला प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? फल फ्रूट्स बेचकर। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में बेचने के लिए कभी कभी वह चला जाया करता था। वह घर का एकमात्र सहारा था, इकलौता सहारा था। उसके घर में खाने वाले अधिक और कमाने वाला सिर्फ एक था। उनके घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी। घर के बेटे पर सभी की आशाएं टिकी होती हैं। भगवाना ही था जिस पर घर के सभी सदस्यों की आशाएं टिकी हुई थी। परिवार का निर्वाह करने के लिए वह छोटे बड़े काम करके घर के सदस्यों का ध्यान भी रखता था, परंतु अंत में उसका क्या हुआ वो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्या उसको मजा आ रहा था? नहीं ना,
मजबूरी थी। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चली गई क्योंकि उसके पास जो कुछ था भगवाना की मृत्यु के बाद दान दक्षिणा क्रिया कर्म में खत्म हो गया था। बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे, बहू बीमार थी। मजबूरी के कारण बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही जाना पड़ा। भूख अच्छे अच्छे लोगों को भी हिलाकर रख देती है। मृत्यु का दुख हो या खुशी का आभास हो, लेकिन पेट की आग घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर ही देती है। कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक जो आग रहती है वो पेट की आग है। पेट की आग बुझाने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। बुढ़िया को जाना पड़ा क्योंकि उसके घर में उसके नाती पोते भूख से रो रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आ गई? जब लेखक जब जा रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि वो बुढ़िया किस तरह से घुटनों पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रही है, खरबूजे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो अचानक से लेखक को अपने पड़ोस में एक संभ्रांत समझते हैं, संपन्न महिला की याद आ गई। अमीर और गरीब में जन्मजात अंतर होता है। अमीर को दुख मनाने का अधिकार है, गरीब को नहीं। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई, क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ पाई थी। डॉक्टरी इलाज हुआ, तरह तरह से लोग उसकी देखभाल करते थे। 15-15 मिनट बाद मूर्छित हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। शहर भर के लोगों के हृदय उसके पुत्र शोक को देखकर द्रवित हो उठे। सब लोग बड़े दुखी थे। सब लोग एकदम सहानुभूति प्रकट कर रहे थे कि अरे ये क्या हुआ बेचारी के साथ, देखो। दूसरी ओर लोग बुढ़िया पर ताने कस रहे थे। उसकी स्थिति भी वही थी, लेकिन निर्धन थी तो लोग उसे ताने दे रहे थे, वो संपन्न थी तो लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। वे उसकी मजबूरी से कोसों दूर थे, उसके दुख को वे समझ ही नहीं पा रहे थे, बस उसको भला बुरा कहने में लगे हुए थे, क्योंकि वह उस संभ्रांत महिला की भांति बीमार ना पड़कर अपना दुख भुलाकर बाजार में खरबूजे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करने आई थी, जो कि लोगों के मन में खटक रहा था। दुख का अधिकार अमीर गरीब में भेदभाव उत्पन्न करता है। थोड़ा सा दुख जहां अमीरी को हिला देता है, वहां बड़े से बड़ा दुख भी गरीब को सहज बने रहने पर मजबूर कर देता है। बुढ़िया के दुख और संभ्रांत महिला के दुख में यही अंतर था। अगला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में बताइए, क्या क्या कह रहे थे? बड़ी बेहया है, कैसी निष्ठुर माँ है, बेटे की मृत्यु के बाद ही देखो आ गई नौकरी पर, मतलब नौकरी पर फल फ्रूट बेचने। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते हुए कह रहा था कि बेटे की मृत्यु को अभी पूरे दिन नहीं हुए और ये दुकान लगाकर बैठ गई। घृणित समाज, घृणित लोग, घृणित विचारधारा, और इस तरह की विचारधारा उस महिला के लिए लोग दिखा रहे थे कि देखो इसको, दुकान लगाकर बैठ गई, कल ही तो बेटे की मृत्यु हुई है, भला बुरा उसको कहते जा रहे हैं। पेट की रोटी ही इनके लिए सब कुछ है। जैसी नियत होती है वैसी ही बरकत भगवान देता है। जवान लड़के की मौत हुई है, बेहयात दुकान लगाकर बैठी है। अब देखिए, क्या उसको शौक था कि वो दुकान लगाकर बैठ जाए? घर में पोते जो थे उसके, वो भूख से बिलख रहे थे, बहू बीमार पड़ी थी, वो क्या करती? लेकिन उसमें भी लोग उसको ताने दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जवान लड़के की मौत हुई है और ये कैसी बेहया बेशरम है जो दुकान लगाकर बैठी है। सभी अपने व्यंग बाणों से उस स्त्री पर ताने कसे जा रहे थे। वह बेबसी से सिर झुकाए बैठी थी और बिलख बिलख कर रोए जा रही थी, अपनी किस्मत पर भी और ये समाज जो है उस पर भी। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला था? जब लेखक ने यहां वहां कुछ पूछा था तो उनको क्या पता चला था? पता चला कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के बाहर 1.5 बीघा जमीन में खेती कर अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी कभी वह खरबूजे भी बेचता था।
मुंह अंधेरे, मतलब सूर्योदय से पहले जब अंधकार सा छाया रहता है, बेलों में से पके खरबूजे चुनते हुए गीली मेड़ की तरावट पर आराम कर रहे सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। जब लेखक को यह पता चला तो लेखक द्रवित हो गया, व्यथित हो गए, है ना, और उनको लगा कि मैं इस महिला की किस तरह से सहायता कर सकता हूं। ओके, चलो अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? क्या उपाय करती? झाड़ फूक वाले को बुलाया, सांप जो ओझा वो जो रहते हैं ना उनको भी बुलाया, परंतु उससे उसके बेटे को कोई फायदा नहीं हुआ और जवान बेटे को खो दिया उसने। बेचारी क्या करती, वो बुजुर्ग थी, पोता पोती थे, बीमार बहू थी। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाया, नागदेव की पूजा की, पूजा के लिए दान दक्षिणा भी थी, जो कुछ उसके पास था वो सब उसका दान दक्षिणा में चला गया और घर में जो कुछ आटा अनाज दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे, उसकी मृत शरीर को छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा वही था और वो अब हमेशा के लिए जा चुका था। पर सर्व के विष से उसका सारा बदन काला पड़ चुका था और उनका इकलौता लड़का मर चुका था। अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक को जब आस पड़ोस वालों ने वास्तविकता बताई तो वे बुढ़िया की विवशता को समझ गए कि अच्छा यही कारण है कि बेचारी यहां पर कल उसके बेटे की मृत्यु हुई है और आज तरबूज बेचने आ गई। घर में जब कमाने वाला कोई ना रहे तो मौत की परवाह ना करके घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। उन लोगों को कोई क्या समझाए जिनके घर में धन संपत्ति एकदम ढेर लगे हुए हैं। बातें अक्सर उन्हीं को आती हैं जिनके पास वो सुख सुविधाएं होती हैं और ताने भी वही लोग कसते हैं जिन्होंने वो दुख नहीं भोगे होते हैं। कहा जाता है ना, जाके पैर न पड़े बेबाई वो का जाने पीड़ पर आई। जिसने उस दुख को कभी सहा ही नहीं है वो उसका अनुमान कैसे लगा सकता है भला। अब यहां पर परंतु दूसरे लोग किसी भी परिस्थिति में चैन नहीं लेने देते। वैसे भी उन्हें गरीबों के दुख का अंदाजा होता ही नहीं है। लेखक इसी सोच में डूबे हुए बुढ़िया के दुख का अंदाज लगा रहे थे कि अमीर लोग अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वह बेहोश होने का नाटक करते हैं और कई दिनों तक बिस्तर पर भी पड़े रहते हैं। परंतु लेखक जानते हैं कि बुढ़िया अपने मन में दुख को दबाए हुए है, अपनी बेबसी के अनुसार अपने दुख को दर्शा रही है। और वो क्या करती, क्योंकि वो अब इकलौती, उसको लग रहा था कि यदि मैं नहीं गई तो लोग, मतलब मेरे जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनका पेट भला कहां से भरेगा। अगला प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, दुख का अधिकार शीर्षक अत्यंत सटीक है, सार्थक है। संपूर्ण कथा वस्तु दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला शोषित वर्ग है जिसके शोषण का समाज को एहसास नहीं है, और दूसरा शोषक वर्ग जिसका दुख लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है और आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। गरीब के दुख से लोग सर्वथा वंचित रहते हैं, उसके जीवन की कठिनाइयों को समझना नहीं चाहते, शोक या गर्म के लिए उसे सहूलियत नहीं देना चाहते, दुखी होने को भी एक अधिकार मानते हैं। दुख मानने का अधिकार भी केवल संपन्न वर्ग को ही है क्या? दुख तो सभी को होता है, पर संपन्न वर्ग इस दुख का दिखावा करता है। ये कही ना बात सही कि कुछ लोग दुख का भी दिखावा करते हैं और कुछ लोग, उनको दिखावा करने तक का समय नहीं रहता, अर्थात वो दिखावा करें तो करें कैसे, क्योंकि उनकी परिस्थितियां इतनी विकट रहती हैं कि वो दुख को भी सही से भोग नहीं पाते हैं। गरीब को कमाने खाने की चिंता दम नहीं लेने देती। अतः दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। लेखक यशपाल जी ने बहुत सही शीर्षक रखा है। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पाठ से कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनका हमें अर्थ बताना है। ओके, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। क्या आशय है इसका? देखिए, प्रस्तुत कहानी में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की विवशता को उजागर करती है। धनी वर्ग जो अमानवीय मूल्यों से
मतलब अमानवीयता से भरा पूरा है और उसको लगता है मैं ही संपन्न हूं, मैं ही मानव हूं। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब हैं उनमें विवशता भरी हुई है। लेखक पोशाक के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पतंग को डोर के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है तथा जब डोर पतंग से अलग हो जाती है तब पतंग हवा के साथ बहती हुई उड़ती है और हवा के कारण अचानक ही धरती पर नहीं आ गिरती, किसी न किसी वस्तु में अटक कर रह जाती है। वैसे ही स्थिति हमारी पोशाक के कारण उत्पन्न हो जाती है। कैसी स्थिति? कि खास पोशाक के कारण व्यक्ति आसमानी बातें करने लगता है। उसकी पोशाक उसे अपने अमीरी का आभास कराती है कि मैं संपन्न हूं। वह गरीबों को अपने बराबर स्थान नहीं देना चाहता। उसकी स्थिति त्रिशंकु जैसी होती है। वह चाहते हुए भी किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होना चाहता, हो ही नहीं सकता। इसी तरह लेखक भी नीचे झुककर उस गरीब स्त्री का दुख बांटना चाहता था, किंतु उसकी पोशाक उसमें बाधा उत्पन्न करती है। यहां पर लेखक ने स्वयं को इसलिए रखा है ताकि वो समाज के उन हर एक संपन्न व्यक्तियों की ओर संकेत कर सकें जो इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी, पति या पत्नी, धर्म या ईमान, सब रोटी का टुकड़ा है। आशा है कि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का पालन करना ही पड़ता है, तभी वह सामाजिक प्राणी कहलाता है। क्योंकि समाज में अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक महत्व जीवन मूल्यों को दिया जाता है। दैनिक आवश्यकताएं क्या है उनकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ, जीवन और समाज क्या चाहता है वो जरूर ध्यान दिया जाता है। इस कहानी में बुढ़िया को घर की मजबूरी फुटपाथ पर खरबूजे बेचने के लिए विवश कर देती है, पर वह दिल पर पत्थर रखकर लोगों के ताने सहन करती है। लोग ताना देते हुए कहते हैं कि इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म, ईमान, सब कुछ रोटी ही तो होती है, इनको रोटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे अक्ल के दुश्मनों, समाज के ठेकेदारों, उनके लिए रोटी ही सब कुछ है, क्योंकि उनके लिए रोटी ही सब कुछ है। यस, क्योंकि उनकी जो पेट की आग है उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लोग किसी की विवशता पर हंस तो सकते हैं, परंतु उसका सहारा नहीं बन सकते। पेट की आग उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरों से सहानुभूति के स्थान पर ताने सुनने पड़े तो मन फूट फूट कर रोने को चाहता है। ऐसा ही कहानी में उस बुढ़िया के साथ भी हुआ था। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ओके, अगला प्रश्न है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। क्या तो प्रश्न लिखा है यहाँ पर, कितना अच्छा प्रश्न है कि शोक मनाने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, सुख सुविधा होंगी तभी हम शोक मना सकते हैं, और दुख का भी एक अधिकार होता है। इस पंक्ति का आशय है कि आज के समाज में दुख मनाने का भी अधिकार केवल धनी लोगों को ही है। क्या जो निर्धन है उनको दुख का अधिकार नहीं है? क्या उनके मन में गम या शोक की भावना नहीं है? यह सत्य है कि दुख सभी को तोड़कर रख देता है। दुख में मातम सभी मनाना चाहते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दुख का सामना होने पर सभी विवश हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति के पास ना तो दुख मनाने की सुविधा है, ना समय है, वह तो रोजी रोटी के चक्कर में ही दिन रात एक कर देता है। संपन्न वर्ग शोक का दिखावा अवश्य करता है, परंतु वे अभागे लोग जिन्हें ना दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश, छुट्टी लेने का भी उनको फुर्सत नहीं है, दुख मनाने का भी उनको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ पेट की आग बुझाते रहते हैं। जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं उन्हें पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए दुखी होते हुए भी काम करना पड़ता है। अब वो दुख को लेकर बैठ जाएंगे तो पेट की आग को कैसे बुझाएंगे? खाना कहां से खाएंगे, रोटी कहां से खाएंगे? लेकिन लोगों को क्या दिखता है, अरे ये तो इस समय भी काम कर रहा है। ठीक वैसा जैसा कि उस बुढ़िया के साथ हुआ था। इस प्रकार निचली श्रेणी के लोगों को रोटी की चिंता दुख मनाने के अधिकार से वंचित कर देती है। ठीक है, समझ में आया ना? किस तरह का समाज है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की विचारधारा ना कहकर इसको संकीर्ण विचारधारा कहें कि लोग किस कदर धन के, लोभ के, माया के लालच में धंसकर, उस दलदल में फंसकर इंसानियत को कुचलकर बैठ चुका है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं
आप सभी से कि अपने मन में मानवता की भावना को सबसे ऊपर रखना है। जहां पेट की ज्वाला होती है, पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं है। जिससे सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, उसके अलावा उसको क्या देखेगा। जहां सुखी है, संपन्न है, उनको क्या चाहिए, उनको तो दूसरों को ताने देना है। इस पाठ के माध्यम से यशपाल जी ने हमें तरह तरह से ये अवगत कराने की कोशिश की है कि समाज में व्यक्ति को देखकर मानवता के जो मूल्य हैं उनको भूल चुका है, तो अपने मन में मानव मूल्य को बसाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हर एक पाठ को बखूबी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। हर उस पाठ को उसी भावना के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी, ताकि आप उस पाठ को भी समझें, साथ ही साथ उसमें जो निहित मूल्य हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनका भी आप अनुसरण करें और आत्मसात करें। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर हर एक विषय के वीडियोस आपको फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है। उसी साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप फ्री देख सकते हैं। अपने विषय के वीडियोस आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट चूज कीजिए, क्लिक कीजिए, विषय का नाम डालिए और वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको हिंदी वीडियो देखना है, वीडियो डालिए क्लास 9th हिंदी, और प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो वहां एकदम बहुत अच्छे से पॉइंट्स के साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको क्या देखना है। पाठ्यक्रम, पाठ का क्रम अनुसार सार देखना है, विषय का संपूर्ण विवरण देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, या फिर आपको देखना है बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी आपको देखना है सब कुछ है यहां पर, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, बेस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के साथ साथ सुविधाजनक एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। जिस भी वीडियो को आपको देखना है क्लिक कीजिए, वीडियो आप देखेंगे तो इतना तो मैं कहूंगी कि आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाए और आप सही समय पर वीडियो का लाभ उठा सकें। डियर विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरह से ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ आप ले रहे हैं, उसी तरह से आपके सभी फ्रेंड्स, सभी परिचित, सभी जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।